So student, today we will do manage floating exchange rate system and how does it work. Most of the developing countries with high GDP growth rate like India are following manage floating exchange rate system. Okay, because these countries depend on export and import for their growth and development. तो अगर exchange rate में बहुत ज्यादा variation होता है, यानी कि there is too much appreciation or depreciation of currency, तो ये जो countries है they may face the problem of undervaluation or overvaluation of currency. तो अगर अंडरवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा तो कंट्री में फेस डेफिसिट इन बीओपी, और डेफिसिट अगर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में तो कंट्रीज डेफिसिट को पूरा करने के लिए तो बोरोइंग करेंगे, या फिर क्या होगा, उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रिड्यूस करके उस घाटे को पूरा करेंगे। और अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी है तो देर विल बी सरप्लस इन बीओपी बट द कंट्री में फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ओके, सो ये जो कंट्रीज हैं जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, अपने बैलेंस और पेमेंट अकाउंट के एडजस्टमेंट के लिए और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि रिसेंटली यू हैव हर्ड इन द न्यूज दैट इंडिया ब्रॉट बैक 100 टन गोल्ड फ्रॉम यूके। ओके, तो ये इंडिया ने जो है ये 100 किलो सोना यूके के पास क्यों रखा? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1991 इंडिया मॉर्गेज्ड 100 टन गोल्ड विद यूके। क्यों क्यों रखा, गिरवी क्यों रखा? लोन लेने के लिए। अब लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय जो है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इट फेल टू सच ए लो लेवल कि इंडिया वाज नॉट हैविंग सफिशिएंट करेंसी टू पे द इंपोर्ट बिल। इतना पैसा नहीं था कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका पेमेंट कर पाए। तो इंडिया ने जो है 100 टन जो सोना है उसको गिरवी रख के जो है वो यूके से लोन लिया था, विच वी हैव ब्रॉट बैक नाउ। ओके, सो इंडिया जो है इस सिचुएशन को दोबारा जो है वो इन फ्यूचर इंडिया शुड नॉट फेस सच सिचुएशन और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मेंटेन कर पाए। इंडिया स्टार्टेड फॉलोइंग मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस 1993। तो व्हाट इज दिस मैनेज फ्लोटिंग? ये मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? तो मैनेज का मतलब होता है कंट्रोल। तो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको जो है सेंट्रल बैंक कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्री, यानी कि हमारा एक्सचेंज रेट अगर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन्ड होता है तो हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हैज अनदर नेम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये मैनेज फ्लोटिंग इट इज अ ब्लेंड ऑफ यानी मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इनका मिक्सचर है, इसलिए इसको जो है हाइब्रिड ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि इस सिस्टम में एक्सचेंज रेट इज नीदर वेरी फ्लेक्सिबल नॉर वेरी फिक्स। ना तो इसमें एक्सचेंज रेट हमारा ज्यादा फिक्स हो रहा है और ना ही ज्यादा हमारा फ्री हो रहा है, तो ये दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो इस सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेज फ्लोटिंग। अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक्सचेंज रेट तो जो हमारा डिटरमिन हो रहा है वो हमारी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं, बट इन एट टाइम्स सेंट्रल बैंक इंटरवेन्स इन केस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बियॉन्ड द डिजायर्ड लेवल। लेकिन ओकेजनली क्या होता है, सेंट्रल बैंक को भी इंटरफेयर करना पड़ता है। अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो टारगेटेड लिमिट से ज्यादा फ्लक्चुएट करता है या उसमें ज्यादा चेंज आते हैं, यानी अगर हमारी करेंसी का टू मच एप्रिसिएशन हो रहा है या टू मच डेप्रिसिएशन हो रहा है तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को रेस्टोर करता है। रेस्टोर कैसे करता है? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, चलो इसको हम एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सपोज हमारी जो मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई है उन्होंने एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड करते हैं $1 इक्वल टू 80 रुपीज। दिस इज द एक्सचेंज रेट that is determined by market forces of demand and supply. Okay, due to some geopolitical factors मान लीजिए एक्सचेंज रेट हमारा चेंज होता है and it becomes like $1 equal to 80.25 रुपीज। तो यहाँ क्या है, हमारा जो रुपया जो है वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया और डॉलर हमारा जो है वो एप्रिशिएट हो गया। लेकिन ये इतना वेरिएशन टॉलरेबल है बिकॉज ये हमारी टारगेटेड लिमिट के अंदर है। या इट बिकम्स लाइक $1 इक्वल टू 79.75 रुपीज। यहाँ क्या है, रुपया हमारा जो है अप्रिशिएट हो गया, डॉलर अप्रिशिएट हो गया, लेकिन ये भी हमारा जो है वो टारगेटेड लिमिट के अंदर है।
तो सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारी करेंसी जरूरत से ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है या अप्रिशिएट हो जाती है, उस कंडीशन में जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेयर करेगा थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये कैसे होता है? सपोज एक्सचेंज रेट हमारी चेंज हो जाती है $1 इक्वल टू 82 रुपीज, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा रुपया जो है वो अपनी लिमिट से ज्यादा जो है डेप्रिशिएट हो गया और डॉलर हमारा जो है महंगा हो गया। रुपए के डेप्रिशिएशन होने से हमारे एक्सपोर्ट तो जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया मैंडेटरीली इंपोर्ट मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारा क्रूड ऑयल हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया, असेंशियल गुड्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। तो इंपोर्ट अगर हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गए तो इंडिया विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पेमेंट ज्यादा हो गए और रिसिप्ट कम हो गई है। अब उस घाटा को पूरा करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? या तो बोरोइंग करके घाटा पूरा करेंगे, और अगर बोरोइंग करते हैं तो इट विल क्रिएट द लायबिलिटी ऑन द कंट्री। ओके, या फिर जो है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रिड्यूस करके करते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे। तो इंडिया विल फेस दिस प्रॉब्लम। अब इन दिस सिचुएशन सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर क्या करने कैसे करेगा? सेंट्रल बैंक विल सेल डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचेगा एंड एक्वायर द रुपी। डॉलर के बेचने से क्या होगा? डॉलर की सप्लाई जो है बढ़ जाएगी और डॉलर की जो वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। और रुपी को एक्वायर करने से क्या होगा? रुपया जो है वो थोड़ा सा उसकी अप्रिशिएट हो जाएगा, यानी जो हमारी टारगेटेड लिमिट है उसके विद इन दैट हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो रेस्टोर हो जाएगा। ओके, इन द सेम वे अगर इट बिकम्स लाइक $1 इक्वल टू 78 रुपीज, अगर ये हमारा हो जाता है $1 इक्वल टू 78 रुपीज, ये हम दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? हमारा रुपया जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट हो गया, हमारा जो है वो करेंसी अप्रिशिएट हो गई, डॉलर जो है वो हमारा डेप्रिशिएट हो गया, तो हमारे जो है वो इंपोर्ट तो बढ़ जाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे। तो अगेन देयर इज एडवर्स इंपैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब इस कंडीशन में जो है वो सेंट्रल बैंक कैसे इंटरवेन करेगा? सेंट्रल बैंक क्या करेगा? रुपया की सप्लाई बढ़ानी है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इट विल बाई डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर रुपीज, यानी रुपया देकर जो है वो डॉलर खरीद लेगा। डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। रुपया का सप्लाई होने से क्या होगा? रुपए की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो जाएगी एंड द थिंग्स विल कम अंडर द टारगेटेड लिमिट। तो दिस वे जो है वो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम वर्क्स। ओके, इस सिस्टम को हम जो है वो डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। डर्टी फ्लोटिंग का क्या मतलब हो गया? कि भाई यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवेन कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कंट्री जो है वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर को हार्म करने के लिए जो है वो डेलिबरेटली जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है वो इंटरवेन करती है। दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज द dirty float. Okay, now what is foreign exchange market and what are the functions of the foreign exchange market? How does it work? So foreign exchange market is not a place, it is a system which includes central bank, commercial bank, authorized dealers, brokers etc. Okay, and how does it work? इसके क्या क्या functions होते हैं? पहला function है transfer function. Transfer function का मतलब होता है transfer of the purchasing power in terms of foreign exchange across different countries of the world. यानी one person can exchange its currency into the foreign currency to settle the transaction. यानी suppose अगर आप foreign country में you want to visit to foreign country, then you can convert your currency into the foreign currency and you can complete your transaction. So this is the transfer function. Second is the credit function. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ये अपने इम्पोर्टर्स को जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जांपल, सपोज देयर आर टू फर्म्स, वन इज द इंडियन फर्म एंड अदर इज द यूएस फर्म. एंड इंडियन फर्म इम्पोर्ट्स सपोज कॉफी फ्रॉम यूएस फर्म, बट इट डज नॉट वांट टू डू द इमीडिएट पेमेंट. वो तुरंत पेमेंट नहीं करना चाह रही, इट जस्ट वांट सम टाइम टू कंप्लीट द पेमेंट. अब यूएस फर्म को भी कुछ एश्योरेंस चाहिए. यूएस फर्म कब सप्लाई करेगा? जब उसको भी कोई एश्योरेंस मिलेगा इंडियन फर्म से कि भाई उसको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो व्हाट यूएस फर्म कैन डू? यूएस फर्म जो है इट कैन राइट बिल ऑफ एक्सचेंज इन द नेम ऑफ द इंडियन फर्म. ओके, इंडियन फर्म जो है इट विल एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके, एंड साइन इट एंड रिटर्न इट टू द यूएस फर्म. तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इट इज अ रिटन ऑर्डर दैट बाइंड्स वन पार्टी to pay a specified amount to other party on demand
और ऑन सम स्पेसिफाइड डेट। ओके, तो इस तरह फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज द हेजिंग फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, इट मिनिमाइज द रिस्क अगेंस्ट द वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो लॉसेस को रिड्यूस करता है टू द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ड्यू टू द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, again we take one example of Indian firm and the US firm. Suppose Indian firm place an order to the US firm for a machine that cost suppose $1 million. Okay, and the order is placed in the month of June and delivery is expected in the month of October, yani after 4 months. So now Indian firm will have to pay suppose exchange rate जो है वो $1 equal to 80 rupees है, तो Indian firm will have to pay in $80 million to the US firm. Okay. लेकिन सपोज 4 महीने के बाद जो है ये एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है एंड बिकम्स लाइक $1 इक्वल टू 82 रुपीज। नाउ इंडियन फर्म विल हैव टू पे $82 million टू यूएस फर्म, यानी इंडियन फर्म को जो है वो $2 million का लॉस हो गया। इतना यूएस फर्म को भी लॉस हो सकता है। मान लीजिए एक्सचेंज रेट बिकम्स लाइक $1 इक्वल टू 78 रुपीज, तो पहले यूएस फर्म जो है इट वाज गेटिंग $80 million, नाउ इट विल गेट $78 million। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है इस लॉस को जो है ना वो रिड्यूस करने का काम करता है। अब ये लॉस कैसे रिड्यूस होगा, अब जो इंडियन फर्म है और जो यूएस फर्म है दे विल एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल द फॉरेन करेंसी ऑन द करेंट प्राइस ऑन सम फ्यूचर डेट। यानी कि दोनों में ये एक डील साइन हो जाएगी कि भाई डिलीवरी कभी भी हो, जब भी पेमेंट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द करंट एक्सचेंज रेट, जो हमने माना था कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज। तो दिस वे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सचेंज रेट के जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। Now, what are the types of the foreign exchange market? There are two types of foreign exchange market. One is the spot foreign exchange market and second is the forward foreign exchange market. जो ये spot foreign exchange market होते हैं यहाँ पर जो है they deal with the buying and selling of foreign currency immediately. ये डेली नेचर के मार्केट होते हैं, यानी आप अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में जो है वो चेंज करा सकते हो एट द करंट एक्सचेंज रेट एंड कंप्लीट योर ट्रांजेक्शंस। ओके, ये जो ये स्पॉट मार्केट है दे डू नॉट ट्रेड इन द फ्यूचर डिलीवरीज में ट्रेड नहीं करते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन पे ये ट्रेड नहीं करते हैं। सेकेंड इज द फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एट द करंट प्राइस ऑन सम फ्यूचर डेट। ओके, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं विच आर साइन टुडे बट दे कंप्लीट इन द फ्यूचर, तो फॉरवर्ड मार्केट जो है वो उसमें हेल्प करता है। यानी डील आज जो है वो सेट हो गई है और मटेरियलाइज हो रही है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में भी जो डील कंप्लीट होगी दैट विल बी एट द करंट एक्सचेंज रेट। ओके, तो ये जो फॉरवर्ड मार्केट है ये हमारी वैल्यूएबल है टू मिनिमाइज द रिस्क टू द इंपोर्टर और द एक्सपोर्टर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Okay, secondly it is useful for the speculation activities. Speculation क्या होता है, it is a strategy used by the speculators who trade in the buying and selling of foreign currencies. अगर स्पेकुलेटर को लगता है एंड द एम बिहाइंड इज टू अर्न प्रॉफिट, तो अगर किसी पर्सन को लगता है, स्पेकुलेटर को, ट्रेडर को, इन्वेस्टर्स को लगता है कि सपोज डॉलर जो है वो आज सस्ता है और फ्यूचर में महंगा हो जाएगा, तो दे जस्ट बाई डॉलर at present and sell in the future. So the reason behind is to earn the profit. तो ये forward market है, they help in this too. So that is all about this chapter, and I hope that my videos are very helpful in your learning process. So student, please like, subscribe and share as much as you can. Thank you.